दिल्ली में घटना हुई है, ये घटना आतंकवादी घटना, बड़ी घटना है ये। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो और एनकाउंटर्स की बात करते हैं तो फेक एनकाउंटर्स की भी खबरें सामने में आती है। जी, मैं आपको बड़ा स्पष्ट बताता हूँ। जी, एनकाउंटर किया नहीं जाता है, एनकाउंटर हो जाता है, और जो किया जाता है वो क्राइम है पुलिस के द्वारा। कोई भी एस्पिरेंट अगर 2 बार भी इम्तहान दे लेता सीरियसली, या 1 बार भी दे लेता सीरियसली दे लेता है यूपीएससी का, उसके बाद वो उसको इतना मैच्योर हो जाता है, वो उसकी नॉलेज इतनी बढ़ जाती है, उसकी समझ इतनी बढ़ जाती है कि वो उसके बाद कोई भी और दूसरे एग्जाम को देगा तो आसानी से पास हो जाता है। स्मार्टली पढ़ना चाहिए। आप ब्लाइंडली पढ़ेंगे तो आप मेहनत करते रहेंगे, लेकिन उसका आउटपुट अच्छा नहीं होगा। जो यूपीएससी चाहता ये है, पेरेंट्स को जवाब रियलिस्टिक हो, ऑथेंटिक हो, और बहुत ज़्यादा काल्पनिक ना हो। हेलो सर, वेलकम टू स्विच। सर, पहला सवाल मेरा आपसे यही है यूपीएससी को लेकर कि यूपीएससी का इतना क्रेज़ क्यों है, स्पेशली अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें उसमें बहुत ज़्यादा क्रेज़ है यूपीएससी का। मैं पिछले 8 साल से एस्पिरेंट्स को मॉक इंटरव्यू तैयारी कराता हूँ और उनकी क्लासेस भी लेता हूँ। मेरा अनुभव ये है कि लोग बहुत बड़े बड़े पैकेजेस छोड़ के अमेरिका से, कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया से आते हैं यूपीएससी एग्जाम देने। मुझे लगता है इसका वजह ये है कि पावर और काम करने की अपॉर्चुनिटीज़, मौके, अवसर जितने यूपीएससी को पास करने के बाद ऑफिसर्स को होते हैं, वो कोई सर्विस हो, पुलिस की हो, रेवेन्यू की हो, या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो, कोई भी सर्विस हो, तो उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती हैं कि वो पब्लिक की सेवा कर सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं। जी, हम देखते हैं कि बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पर ज़्यादा क्रेज़ होता है, तो क्या ये भी एक वजह है कि वहाँ पर लोगों को ऐसा लगता है कि उनका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड वो सुधार कर सकें, उसका भी एक ज़रिया है ये कि आप एक एग्ज़ाम से आप एक सोसाइटी में आप एक ऐसे पोजीशन पर पहुँच जाते हैं जहाँ आपकी सब इज्जत करने लग जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली राज्य और स्टेट, ये दोनों को समझना होगा इसके लिए, इसका आंसर को जानने के लिए। राज्य इसलिए बना है कि पब्लिक को सहूलियतें हो, ईज ऑफ लिविंग हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, इसके लिए राज्य बना है। और राज्य की इकाई है आपका ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी में जो हाईएस्ट पोजीशन आप यूपीएससी एग्जाम से ही पा सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ क्रेज है कि जो समझते हैं कि वो देश सेवा करना चाहते हैं, मानवता की सेवा करना चाहते हैं, और उन्होंने लाइफ को देखा होता है, परेशानियाँ जानते हैं, वो तो चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाए यूपीएससी के किसी सर्विस में और आके वो सेवा करें। जी सर, आपकी लाइफ में जो पुलिस सर्विस थी उसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या बचपन से ही पुलिस सर्विस में आप जाना चाहते थे? बचपन से मैं तो आईएएस बनना चाहता था जी, और कोशिश की और लैंड किए पुलिस में। ठीक है, वो उसको भी किया पूरा। 30 ईयर से ज़्यादा सर्विस की पुलिस की मैंने, और मैं संतुष्ट हूँ पूरी तरह से कि अपना काम कर पाया। हम जब भी पुलिस सर्विसेज की बात करते हैं बहुत सारे चैलेंजिंग फेज़ आते हैं। अभी हम दिल्ली में ही देख रहे हैं कि दिल्ली में जो भी रिसेंटली जो लाल किले पे ब्लास्ट हुआ उसके बाद कैसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन जाती है। तो इस तरह का कोई लॉ एंड ऑर्डर वाला सिचुएशन आपके टेन्योर में जो आपने फेस किया हो, कई होंगे, बट ऐसा कोई जो आपके मेमोरीज में रह गया हो? मेमोरीज में बहुत सी घटनाएं हैं, बहुत से ऐसे मौके आए कि लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी समस्याएं पैदा हुई। मेरी पोस्टिंग वेस्टर्न यूपी के लगभग सभी जिलों में रही। उसके बाद ईस्ट में भी मेरी पोस्टिंग रही है, गोरखपुर और उसके आसपास, देन लखनऊ, सभी इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे मैं रहा हूँ। सब तरह के चैलेंजेस देखे मैंने। तो जो दिल्ली में घटना हुई है, ये घटना बड़ी घटना है। ये जो अब तक जो डाटा मुझे मिल पाया आपके मीडिया से, अभी और कोई सोर्स मेरा है नहीं इस वक्त, और इस तरह की घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं, दुखद हैं। तो सर, जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो और एनकाउंटर्स की बात करते हैं तो फेक एनकाउंटर्स की भी खबरें सामने में आती हैं, कई मामले कोर्ट में भी गए हुए हैं। तो इस तरह की चीज़ें सिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं। इस चैलेंज को कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि ऐसा हम डिनाई नहीं कर सकते कि फेक एनकाउंटर्स होते नहीं हैं, क्योंकि खबरें तो आती हैं। जी, मैं आपको बड़ा स्पष्ट बताता हूँ। जी, एनकाउंटर किया नहीं जाता, एनकाउंटर हो जाता है, और जो किया जाता है वो क्राइम है पुलिस के द्वारा। मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूँ। बात आती है इनकाउंटर कर दिया, तो इनकाउंटर किया जाता है, ये तो हो ही नहीं सकता। इनकाउंटर चांस का है, और
कभी क्रिमिनल कहीं दिखाई दिया, उसने पुलिस को फायर की, तो अपनी सेल्फ डिफेंस पुलिस अगर वेपन का इस्तेमाल कर रही है तो इनकाउंटर हो जाते हैं, उसमें पुलिस वाले भी घायल होते हैं और अपराधी भी मारे जाते हैं, सब चीज़ें होती हैं। लेकिन जो किए जाते हैं वो इनकाउंटर नहीं होते हैं, वो सिंपली वो क्राइम है जो कि पुलिस कर रही है, जिसको नहीं करना चाहिए। फेक एनकाउंटर्स की बात हाँ, करें। मतलब वही जो किया जा रहा है वो फेक ही होगा, वो इनकाउंटर नहीं है, वो एक क्राइम है जिसको एक इनकाउंटर की शेप दे दी जाती है। लेकिन मेरा कहना यह है कि मैं 5 जिलों में एसएसपी की पोस्ट पे रहा, एसपी एसएसपी जिसे कहते हैं टॉप पोस्ट होती है जिले की, और 10 जिलों में एसपी सिटी एसपी आर रहा हूँ, 3 रेंजेस में डीआईजी रहा हूँ मैं। तो देखा है मैंने कि इसमें कोई ऐसी अगर पुलिस वाले अपना काम एज पर लॉ करते हैं तो दिक्कत नहीं आती है, तो वो नहीं होना चाहिए। और लॉ हमारा पूरा सक्षम है और क्रिमिनल के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो, लेकिन एज पर लॉ हो भी रही है जी। कोर्ट का भी दृष्टिकोण है और कोर्ट किसी भी इसमें जो फर्जी तरह से किए गए हैं एनकाउंटर्स उसमें कार्रवाई भी कर रही है। और मेरा व्यक्तिगत तौर से मानना भी यही है कि हम जो भी काम करें वो कानून के दायरे में करें, कानून का राज हमारे देश में है, उसका सम्मान करें। और हमारा कानून इतना स्ट्रांग है, इस तरह से बना हुआ है कि आप किसी क्रिमिनल को छोड़ ही नहीं सकते, तो उसके दायरे में रह के ही काम करना जरूरी है। अगर बिल्कुल ठीक कहा आपने, अगर अपराधों को हम छोटे लेवल पे अगर कंट्रोल कर लेंगे तो बड़ा क्राइम नहीं होगा। बहुत आसान चीज़ है। पुलिस में कहा जाता है कि अगर स्टार्टिंग में ही निप इन द बड जिसे बोलते हैं हम लोग, निप इन द बड क्राइम कर लिया हमने तो बड़ा क्राइम नहीं होगा। और अच्छे अधिकारी यही करते हैं कि वो क्राइम को, छोटी मोटी घटनाओं को भी बहुत गंभीरता से लेते हैं और उसके बाद वो उनका पूरा टेनर अच्छी तरह बीत जाता है, कोई बड़ा क्राइम नहीं होता उनके यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, जब भी हम पुलिस की बात करते हैं तो हम देखते हैं आम जनता के अंदर ना एक डर होता है पुलिस नाम सुनते ही, मतलब वो डरते हैं। जब हमें अपनी कंप्लेन भी करनी हो ना, जैसे मान लीजिए किसी का कोई सामान खो गया, उसे उसकी कंप्लेन भी करनी है तो उसे पुलिस स्टेशन जाने में डर लगता है। तो जनता और पुलिस के बीच में जो ये डर है, उस डर को कैसे कम किया जाए? क्योंकि पुलिस जनता के लिए ही है, लेकिन फिर भी जनता के अंदर डर होता है कि हमें पुलिस स्टेशन जाना है। बिल्कुल ठीक बात आपकी, अच्छा सवाल है ये। एक्चुअली पुलिस वाले भी पब्लिक से आते हैं। पुलिस में पावर काफ़ी ज़्यादा दी है अधिकारियों को और उनके ऊपर नियंत्रण भी प्रॉपर होना चाहिए। जब प्रॉपर नियंत्रण नहीं होता तब इस तरह घटनाएं होती हैं कि पुलिस मिसबिहेव कर लेती है। तो हर मिसबिहेव की घटना को अच्छी तरह मॉनिटर करना चाहिए उसको, और उनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके उसको इंटरवीन करके उसमें इंश्योर करना चाहिए कि पब्लिक के प्रति पुलिस का व्यवहार बहुत ही सौम्य और शिष्टाचार वाला हो। जब तक ये ना मालूम हो कोई अपराधी है तब तक उसके साथ जनता का व्यवहार करें। और अपराधी भी जो है वो ठीक है, वो भी अपराध कर रहा है तो उसको जो खिलाफ पूरी व्यवस्था है कानून की वो कार्रवाई करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आम आदमी को जो है वो उनको मिलके लगना चाहिए कि ये पुलिस वाले हमारी हेल्प के लिए, हमारी मदद के लिए। सर, हम देखते हैं कि जब भी घर परिवार में कोई ऑफिसर बन जाते हैं, सर्विस में चले जाते हैं, तो बहुत ही अतरंगी तरह के रिक्वेस्ट आने लग जाते हैं। जैसे हम देखते हैं यूपी बिहार, हम लोग के यहाँ भी ऐसा होता है कि मान लीजिए घर से कोई जो है ऑफिसर बन जाते हैं तो उनसे ये रिक्वेस्ट आती है कि प्लीज़ ये करवा दीजिए, ये करवा दीजिए। तो आप जब उस ओहदे पर गए तो आपके पास किस किस अतरंगी तरह के रिक्वेस्ट आए? अगर 2-4 आप शेयर करना चाहें। जी बिल्कुल बताऊँगा आपको। हमारे पास भी मैं रहने वाला फर्रुखाबाद का हूँ, तो वहाँ से भी लोग फ़ोन करते थे और अपनी समस्याओं की बात करते थे और समस्याओं के लिए मदद चाहते थे, तो मैंने उनकी मदद की है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ सबकी सुनवाई होती थी तो बड़ा अजीब अनुभव ये भी रहा कि मदद वो ऐसी भी कुछ लोग उनकी जो कि कानूनी दायरे के बाहर थी। तो मैंने उनको स्पष्ट मना कर दिया। मैंने कहा आपको जितना भी मदद चाहिए हम करेंगे आपकी, जहाँ बताइए वहाँ जाके बात करूँगा, फ़ोन से बात करूँगा, पर्सनली चला जाऊँगा, लेकिन काम आपका कानूनी दायरे के अंदर हो। तो मुझे शुरुआत में तो थोड़ी दिक्कत हुई कि सबको कुछ लोगों को मना करना पड़ रहा है कि हम आपका काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब एक सोच बन गई मेरी और वही उसी सोच से फिर इमेज बनी मेरी, तो इस तरह के प्रेशर फिर बाद में नहीं आए। 2-4 साल के बाद जब लोगों को भी पता चल जाता है कि आपको किस तरह की रिक्वेस्ट लेकर जानी है, लेकिन केवल कानूनी दायरे में। तो किस तरह की रिक्वेस्ट आती थी? मतलब 1-2 अगर जिसको आपने मना किया हो? मना पुलिस में जब भर्तियाँ होती थी तो कहा कि साहब मेरे बच्चे को भर्ती करा दीजिए पुलिस में। तो मैंने कहा ठीक है, आप उसको ऐसा करिए, आप जो किताबें चाहिए मैं उसकी किताबें गाइड कर देता हूँ, बता देता हूँ उसको कौन सी पढ़ेगा। कोई पर्टिकुलर सवाल पे या किसी प्रश्न में जानना चाहे मैं गाइड कर दूंगा।
और अगर आपके पास व्यवस्था नहीं तो आप भेजिए, मैं इसकी कहीं व्यवस्था करा दूंगा, यहाँ के रहे हमारे पास, मैं किसी हॉस्टल वगैरह में उसको रखवा दूंगा मैं, और मदद करूंगा उसकी, मैं पढ़ने में मदद करूंगा, मेंटोर बन के पूरी मदद करेंगे। मेंटोर बन के भी करूंगा और फाइनेंशियल मदद भी कर दूंगा मैं, जरूरत पड़ेगी तो। लेकिन मैं आपसे बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ कि इस तरह का काम लेके कोई नहीं आया, और वो ये चाहते थे किसी तरह भर्ती करा दो, और ये भी अप्रोच की साहब कोई कुछ पैसे लेता तो पैसे दिलवा के, तो उनको फिर डांट भी दिया मैंने कि एग्जाम ना देना पड़े, बस भर्ती हो जाए। हाँ, एग्जाम दें लेकिन पास हो जाए, वो इंश्योर कर दे कि उनको पैसे जो लेता उसको पैसे पहुंच जाए, बच्चा हो जाए, तो उनको डांट दिया मैंने बिल्कुल उनका, कभी दोबारा मुझे इस तरह की बात मत करना। आप मदद चाहोगे मैं आपको फाइनेंशियल मदद कर दूंगा, किताबें दिलवा दूंगा, गाइड कर दूंगा, गाइडेंस दिलवा दूंगा मैं, और रहने वहने की व्यवस्था होगी वो कहीं करा दूंगा, हॉस्टल में करा दूंगा आपको, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, वरना बिना मेहनत के तो आप उस पद पे नहीं जा सकते। पास करना होगा, मेहनत करनी होगी, उसके लिए मैं सिर्फ ये मदद करूँगा कि आपको गाइड कर दूँ, आपको जो भी लोकल लेवल पे आपको सहायता चाहिए होगी रहने वहने की व्यवस्था में, वो मैं कर दूंगा जी। लेकिन एग्जाम खुद देना होगा और ईमानदारी से देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी तरह का अप्रोच भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, उन्हें बस मेंटोरशिप की एक ज़रूरत होती है, जो मिल जाए तो हो सकता है कि वो आगे चल के बहुत ही अच्छा काम करे। ये सवाल ना मैं सभी ऑफिसर्स से या जो काम कर चुके हैं सिस्टम में उनसे पूछती हूँ, क्योंकि उनके पास इतने ऐसे इंटरेस्टिंग जवाब होते हैं। कोई कहता है कि कभी रात में 10-11 बजे भी कोई आ जाता है कि हमारे हैंडपंप में पानी नहीं आ रहा है, प्लीज़ देख लीजिए। तो इस तरह के रिक्वेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, जो कि बहुत बार आप कर सकते हैं उसमें मदद, और कई बार ऐसे होता है कि वो आपके कैपेसिटी के बाहर होती है वो चीज़ें। हाँ, इस तरह की बातें भी आती हैं, जैसे आपने कहा हैंडपंप की काम नहीं कर रहा है, तो हैंडपंप की तो नहीं, लेकिन इस तरह की समस्या कई बातें आई, कई लोगों ने मुझसे कहा कि जो कि पुलिस का सीधा काम नहीं था, किसी का हेल्थ डिपार्टमेंट से था, किसी का एजुकेशन डिपार्टमेंट से था, उनमें भी मैंने कंसर्न ऑफिसर से बात की, और उसका अगर सही काम मुझे लगा कि लीगली सही है तो उसकी मदद की मैंने। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब हम सर थोड़ा एस्पिरेंट्स की बात करते हैं। हम देखते हैं कि जो एस्पिरेंट्स हैं एक एग्ज़ाम को लेकर 5 साल, 6 साल, 7 साल एक ही एग्ज़ाम पे फुल डेडिकेशन के साथ वो एग्ज़ाम देते हैं, और लास्ट अटेम्प्ट में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो फिर उनको लगता है कि अब तो हमारी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी का इतना क्रूशल वक्त एक एग्ज़ाम को दे देते जिस टाइम पे वो बहुत कुछ कर सकते थे। तो उन एस्पिरेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे, उनको क्या सजेशन देंगे? जी, एक बात में, एक मिथ है ये कि उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकते। मेरा जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है ये कि कोई भी एस्पिरेंट अगर 2 बार भी इम्तहान दे लेता सीरियसली, या 1 बार भी दे लेता सीरियसली दे लेता है यूपीएससी का, उसके बाद वो उसको इतना मैच्योर हो जाता है, वो उसकी नॉलेज इतनी बढ़ जाती है, उसकी समझ इतनी बढ़ जाती है कि वो उसके बाद कोई भी और दूसरे एग्जाम को देगा तो आसानी से पास हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो प्राइवेट सेक्टर में भी कोई काम करता है या अपना कोई एंटरप्रेन्योर बनता है, कुछ अपना काम शुरू करता है, उसमें भी उसकी सफलता की संभावना बढ़ जाती हैं, बशर्ते उसको ये ना घमंड हो जाए कि मैं तो बहुत नॉलेज है मुझे। वो थोड़ा अगर रियलिस्टिक रहेगा और उसकी समझ इतनी अच्छी हो जाती है कि वो कोई भी काम करेगा वो, और उसको सफलता मिलेगी। और ये ऐसे एग्जाम्पल्स कई हैं मेरे पास जो कि यूपीएससी में कहीं सफल नहीं हो पाए, 4, 5, 6, 7 एग्जाम्स दिए, बार ट्राई किया उन्होंने और नहीं सफल हो पाए, तो उन्होंने अपना कोई काम शुरू किया, और फिर जो भी काम शुरू किया उन्होंने उसमें वो टॉप तक पहुँचे। बिल्कुल, और ऐसी कहानियाँ हम भी कोशिश करते हैं कि हम जो ऑडियंस है उन तक पहुँचा सकें, उनको ये बताने के लिए कि कोई भी एक एग्ज़ाम जो है वो लाइफ नहीं हो सकता है, वो लाइफ का एक पड़ाव हो सकता है जिसमें आप पूरी कोशिश करिए, लेकिन उसके बाद भी आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो बची है। लेकिन सर, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी कॉलेज में हैं, स्कूल में, और जो चाहते हैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना, उनके लिए 3 ऐसे सुझाव आप क्या देना चाहेंगे? और सिंपल सी बात है कि कोई भी एस्पिरेंट जो करना चाहता है उसके लिए पहले तो उसको डिटरमाइन कर ले, उसको तय कर ले कि मुझे ये करना है। नंबर 1, अपना टारगेट सेट कर ले, देन उसके लिए सिंसियर एफर्ट्स करे। मैं ये भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल जान लगा दे, सिंसियरली एफर्ट्स करे, स्मार्टली पढ़े वो, तो चांसेस बढ़ जाते हैं सफलता के। और थर्डली, इसमें फोकस बहुत ज़रूरी है। आपको एक बार में 10 चीज़ें माइंड में रहती हैं, आप अगर 9 चीज़ें हटा के जो 10 चीज़ें माइंड में आ रही हैं, एक चीज़ पे लगा देंगे तो पूरा कंसंट्रेशन अपना, तो आप उसको ग्रैस्प भी अच्छा कर पाएंगे और फिर एग्जाम में अच्छा आप रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। तो फोकसिंग बहुत ज़रूरी है। और उसके मेरा बहुत स्पष्ट मानना मेरा ये है, दृढ़ विश्वास है मेरा
कि आप जो भी ठान ले करने के लिए और उसके लिए सिंसियर एफर्ट्स करें तो पूरी कायनात आपकी हेल्प करती है। जी, बिल्कुल। और हम बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट से मिलते हैं, वो कहते हैं कि हमने एक इस एग्ज़ाम के लिए हम 15-15, 16-16 घंटे पढ़ाई करते हैं, जी। अपनी पूरी ज़िंदगी ही हमने इसको डेडिकेट कर दी है और उसके अलावा वो कुछ करते ही नहीं हैं, बाहर तक नहीं जाते हैं। एक वैसा रूटीन बना रखा है कि अपने आप को एक शेल में बंद कर दिया है। लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या ये एक सही तरीका है किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर मैंने करने जैसे का? आपसे कहा कि स्मार्टली पढ़ना चाहिए। आप ब्लाइंडली पढ़ेंगे तो आप मेहनत करते रहेंगे लेकिन उसका आउटपुट अच्छा नहीं होगा। स्मार्टली पढ़िए, आप देखिए कि ट्रेंड क्या है, किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और स्मार्टली आंसर दीजिए उनके कि हमारा जो है एम्प्लॉयर है वो क्या चाहता है। वो एक ब्यूरोक्रेट चाहता है जो कि मौके पर सही डिसीजन ले और उसको इम्प्लीमेंट भी कर दे और डिसीजन प्रैक्टिकल हो उसका। यही अप्रोच चाहे आप सोशियोलॉजी का आंसर दे रहे हो, चाहे आप हिस्ट्री का दे रहे हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस का दे रहा हूँ, लगभग यही अप्रोच रहती है। इस अप्रोच से अगर कोई पढ़ेगा और आंसर्स लिखेगा तो मैं समझता हूँ उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। जी, बिल्कुल। सर, आपने बताया कि आप पिछले 7-8 साल से एस्पिरेंट से जुड़े हुए हैं, उनकी जी। तैयारियों से जुड़े हुए हैं, मॉक इंटरव्यूज़ भी आप जी। लेते हैं। तो मॉक इंटरव्यूज़ में ये भी सवाल किया जाता है कि आप क्यों बनना चाहते हैं ऑफिसर? जी। तो उसमें किस तरह के जवाब सुनने को मिलते हैं और वो जवाब मतलब कोई ऐसा जवाब जो सुनकर लगता हो कि क्या ये भी वजह हो सकती है ये ऑफिसर बनने की? जी, मोस्टली उनके जवाब होते हैं कि हम देश सेवा करना चाहते हैं। तो काउंटर क्वेश्चन आता है कि देश सेवा तो आप किसी उससे कर सकते हैं, किसी भी काम से कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद ज़्यादातर जो एस्पिरेंट्स हैं वो उसके बाद कोई उनका उत्तर स्पष्ट बहुत अच्छा नहीं होता है। तो मेरा अपना अनुभव ये है, जो देखा बच्चों से बात की मैंने बाकायदा बोर्ड में रह के, तो मेरा अनुभव ये है कि जो यूपीएससी चाहता ये है कि जो एस्पिरेंट्स हों उनके जवाब रियलिस्टिक हों, ऑथेंटिक हों और बहुत ज़्यादा काल्पनिक ना हो। तो ऐसे जवाब ना दिए जाएं जो कि सुन के ही लगे कि ये तो रटा रटा जवाब कह दे रहा है। सुनने में अच्छा लगे लेकिन उतना प्रैक्टिकल हाँ, रटा उसका रटा लगे कि जस्टिफिकेशन ना हो उनके पास। तो जस्टिफिकेशन भी होना चाहिए उसका कि राष्ट्र सेवा, देश सेवा सभी करते हैं। कोई टीचर है वो भी कर रहा है, डॉक्टर वो भी कर रहा है, इंजीनियर वो भी कर रहा है। तो कोई टैक्स भर के कर रहा है, हाँ कोई जी, किसी भी सब तरह से तरह से कर कर रहा है, सब सकते हैं। अपने अपने तरीके से। मीडिया में वो भी कर रहा है, सभी कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो आंसर ये होना चाहिए उसका कि उसने जो उसकी बैकग्राउंड क्या है और उस बैकग्राउंड से वो क्या कर सकता है। वो अगर ये कहे कि मैं ये सर्विस यूपीएससी की सर्विसेज में हम टॉप रैंक तक पहुंच सकते हैं, हमारे पास हम की पोजीशन में रहते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में हो तो की डिसीजन मेकिंग पोजीशन में रहते हैं वो, तो हम अच्छी तरह काम कर सकते हैं। ये तो आंसर बन सकता है। लेकिन कोई रूटीन का आंसर देंगे तो उसके उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ, मान लीजिए कोई भी एक एस्पिरेंट है, वो उस कमरे में एंटर करता है, तो उस वक्त से जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं जो वो जज करते हैं और वो टेस्ट करते हैं? इंटरव्यू एक फॉर्मल ओकेजन होता है, तो फॉर्मल ओकेजन में जिस तरह के बिहेवियर एक्सपेक्टेड है एक वुड बी ऑफिसर से, वो चीज़ें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और ये मैं उसको बच्चों को गाइड करता हूँ। क्या बहुत ज़्यादा आप जो है बहुत ज़्यादा कंसर्न भी ना हो, आप नॉर्मल उससे आइए, ग्रेसफुल ढंग से आइए और बहुत ज़्यादा आप हैफेजेड भी ना हो कि उलझे हुए बाल हैं या कपड़े आपके प्रॉपर ढंग से नहीं पहने हुए हैं, टाई गलत लगी है, आपका जो है अप्रोच ही कैजुअल लग रही देखने पे, तो वो कैजुअल ओकेजन नहीं है, एक फॉर्मल ओकेजन है। तो आप भले ही सिंपल बहुत महंगे कपड़े ना हो, लेकिन कपड़े जो भी पहने सलीके से पहने, उनको आपको देख के सामने वाले को अच्छा लगे, ये ना लगे कि ये सोते सोते उठ के चला आया है। तो और फिर चाल ढाल क्या है आपकी, आप कॉन्फिडेंस से आ रहे हैं, आप में कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, आप बहुत तेज है बहुत धीमे, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है उसको, जो भी एस्पिरेंट है, कि हमारा लुक ऐसा हो कि बोर्ड को अच्छा लगे या समझ लीजिए कि कहीं भी जाए तो लोग उसको वेलकम करें। राइट जी, इसका एक फार्मूला नहीं है, ओवरऑल एक पिक्चर बनती है इस तरह की। और उनके जो डैफ होते हैं उससे देख के फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेफ तो उनके पास होते हैं जितने भी पैनलिस्ट होते हैं। जी जी, क्योंकि वो जो एस्पिरेंट है वो अंदर रूम के अंदर एंटर करता है एस्पिरेंट बन के, लेकिन हो सकता है कि वो बाहर जब जा रहा हो तो उन जिसको जो मार्क्स मिले उससे वो ऑफिसर बन जाए। तो बहुत क्रूशियल होता है इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना, इंटरव्यू में अपने आप को प्रेजेंट करना। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो जिनके लिए वो इंटरव्यू
फर्स्ट टाइम इंटरव्यू होता है, उससे पहले उन्होंने लाइफ में कोई किसी भी तरह का इंटरव्यूज़ जो है वो नहीं दिए होते। तो उन एस्पिरेंट्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनका मेंस क्वालिफाई हो गया है और उनका नेक्स्ट राउंड इंटरव्यू है, उनको आप वो 3 टिप्स या 3 सुझाव क्या देना चाहेंगे जिसके लिए उन्हें अपने दिमाग में वो 3 बातें रख लेनी चाहिए? राइट। पहला तो ये है कि बोर्ड आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठा है, आपको रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठा है। तो आप कॉन्फिडेंस रहे आप में, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। आप अपने को प्रेजेंट इस तरह करें कि वो सिलेक्ट करने के लिए बाध्य हो जाए आपको। सेकेंडली ये है कि आप जैसे नेचुरल हैं वैसे रहें। आप नई चीज़ को ना बीच में सीख लें। जैसे गर्ल्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर वो साड़ी पहनने की उनको आदत नहीं है, तो पहली बार साड़ी पहन जाएंगे तो डेफिनेटली उनको वहाँ कोई इनको ऐसी गलती कर देंगी जो कि ऑकवर्ड फील होंगी, अनकम्फर्टेबल तो बैठने में रहेंगी वो। लेकिन कोई ऐसी बात हो जाएगी तो जो कि शायद उनको बोर्ड को जो है तो हंसी आ जाए, अच्छा ना लगे। तो ऐसा है, जैसा नेचुरल है वैसा रहना चाहिए। कोई नियम नहीं है कि आप साड़ी पहन के आएँ या कोट पहने, सूट पहन के आएँ। प्रेजेंटेबल होने चाहिए। हाँ, प्रेजेंटेबल हो और ग्रेसफुल हो। जी बिल्कुल। तो यूपीएससी की बात हो गई, एस्पिरेंट्स की बात हो गई। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पुलिस सर्विसेज के साथ साथ लिटरेचर की लाइफ में कैसे एंट्री हुई, किस तरह से एंट्री हुई? क्या ये सर्विसेज के बाद इसकी शुरुआत हुई या बीच में ही हुई? तो कैसे आया लिटरेचर लाइफ में? जी, मैं एमएससी की थी मैंने केमिस्ट्री से, सब्जेक्ट केमिस्ट्री था मेरा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसके बाद कॉम्पिटिशन दिया तो सिलेक्शन हो गया मेरा। यहाँ आके देखा मैंने कि लाइफ जितने सेट्स में, जितने न्यूआंसेस में एक पुलिस वाले के सामने आती है, उतनी अपॉर्चुनिटी सबको नहीं देती। तो लाइफ के डिफरेंट सेट्स देखे मैंने, फिर सोचा मैंने इसको एक्सप्रेस करूं। इस तरह से साहित्य की शुरुआत हुई। फिर उसके पहले सोचा मैंने कि पढ़ लूँ मैं, तो जो भी क्लासिक्स हैं पढ़े मैंने पहले, और उसके बाद फिर लिखना शुरू किया। तो भारत सरकार का डिपार्टमेंट जो है आपका पुलिस में, BPRND, तो उन्होंने मेरी पुस्तक पे कैश अवार्ड दिया है 1913 में। जी। तो हिंदी लिटरेचर में ही दिलचस्प, हमारे पास बहुत सारे लिटरेचर, अगर हम ग्लोबली बात करें तो हिंदी लिटरेचर में वो एक ऐसी चीज़ क्या थी जिसकी आपका जो आकर्षण था वो हिंदी के प्रति ज़्यादा बढ़ा? मैं इंग्लिश में भी लिखता हूँ, हिंदी में लिखता हूँ जी, और जो पोइट्री में लिखता हूँ उसमें उर्दू के शब्द भी काफ़ी होते हैं। तो मैं लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानता। मैं चाहता हूँ किस तरह से अपनी बात हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। राइट। संप्रेषणशीलता अगर नहीं है और हम अपनी बात कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, बात पहुँचा नहीं पा रहे हैं जहाँ पहुँचनी चाहिए, तो लैंग्वेज फिर कोई मैटर नहीं करती। आप कोई भी लैंग्वेज लिख लें, आपको लिटरेचर को बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं मिलेगी। और मैं लिख रहा था अपने देशवासियों के लिए, और जो मोस्टली नॉर्दर्न इंडिया के हैं, तो हिंदी यहाँ ज़्यादा पॉपुलर है और हिंदी में मैं अपनी बात कह सकता हूँ और वो हमारी बात समझ भी सकते हैं। तो इसलिए मैंने हिंदी में लिखा, बाद में फिर इंग्लिश में भी कुछ लिखा मैंने। जी, ऐसी कोई कविता जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जिसकी 4 लाइनें आप सुनाना चाहें हमें? मैं अपनी ही कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा। जी बिल्कुल सर। भाग्य अपने देश का ऐसा बनाना चाहिए, लोकहित की सोच से इसको सजाना चाहिए, फैसले जो भी करें उनको हमेशा के लिए आदमियत की तुला पर आजमाना चाहिए। हंसते रोते सभी जिंदगी के लिए है यह महफिल सजी जिंदगी के लिए, जिंदगी से भी बढ़कर इंसानियत। जी, जिंदगी से भी बढ़ के है इंसानियत और हर शय बनी जिंदगी के लिए। वाह, बहुत ही खूब लिखा। और ये सच बात भी है कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी जो है वो इंसानियत ही है, और इंसानियत की वजह से ही पूरा संसार जो है वो भी टिका हुआ है, तो वो बस इंसानियत की वजह से ही टिका हुआ है। तो सर, मतलब मुझे बहुत दिलचस्पी है इस बात के बारे में। अपने मन की पूछिएगा। जी बिल्कुल। बहुत दिलचस्पी है। जब भी कोई लेखक है या फिर जो राइटर हैं वो लिखते हैं, तो लिखने का जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है कि मान लीजिए कि हम लोग जिस तरह से मूवीज़ में या सीरीज़ में पोर्ट्रे किया जाता है कि एक लेखक हैं, वो किसी ऐसी जगह पे चले गए हैं जहाँ पे उनको इंस्पिरेशन मिली है और फिर वो कुछ लिख रहे हैं एकांत में बैठकर, तो क्या सच में जो दिखाया जाता है मूवीज़ में, सीरीज़ में, इस तरह की चीज़ें होती हैं? ऐसा भी होता होगा, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन मेरा अपना मानना है कि आप में अगर अनुभूति करने की आपकी कैपेबिलिटी है तो चीज़ें तो घटती रहती हैं, वो कहीं भी दे सकते हैं आपको।
और फिर उसको उन अनुभूतियों को आपको एक्सप्रेस करना है, उन अभिव्यक्ति में बदलना है। तो उसके लिए कई 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 माध्यम होते हैं। कविता है, प्रोज है, और पेंटिंग है, डांस ड्रामा भी है, कई माध्यम है, कई आर्ट फॉर्म जिसमें आप अपने आप को कई एक्सप्रेस तरह के करना आर्ट चाहते फॉर्म्स होती हैं जिसमें आप जिससे कि अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। हैं जी। तो फर्क फिर इस पर डिपेंड करता है कि आपकी लाइकिंग क्या है, आप किस विधा में, किस माध्यम से अपने को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ताकि आपकी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छी तरह पहुँचे। तो उसका एक माध्यम साहित्य भी है। साहित्य में भी प्रोज है, पोइट्री है, और पोइट्री के कई फॉर्मेट्स हैं, तो जो आपको पसंद हो कर सकते हैं आप उसमें। बिल्कुल। सर, जैसे मान लीजिए मुझे साहित्य की समझ इतनी नहीं है, जी। और मुझ जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि कहाँ से शुरू करें। जी। तो 3 इंग्लिश और 3 हिंदी की अगर कोई ऐसी किताब आप सजेस्ट करना चाहें उन लोगों के लिए जो शुरुआत करना चाहते हैं, बिगिनर्स हैं लिटरेचर में, तो वो कौन-सी होगी? मैं चाहूँगा कि हम सबको संस्कृति के 4 अध्याय, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई है, इसको अवश्य पढ़ना चाहिए, और सभी मीडिया कर्मियों को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से दिनकर जी ने हमारी पूरी संस्कृति के विकास को एक्सप्रेस किया है। इसमें धर्म भी है, इसमें अध्यात्म भी है, इसमें दर्शन भी है, इसमें सामाजिक तथ्य भी है, ऐतिहासिक तथ्य भी है, और लिटरेचर भी है। तो एक किताब तो ये भी चाहूँगा मैं, और मैं ये भी चाहूँगा कि कबीर को पढ़ें, मुक्तिबोध को पढ़ें, अगर पोइट्री में इंटरेस्ट है। प्रोज में पढ़ना चाहते हैं तो अज्ञेय को पढ़ें, और प्रेमचंद को पढ़ें। ऐसी कोई एक किताब जो आपको बहुत इंस्पायर की हो, कि वो पढ़ने के बाद आपको लगा हो कि कोई एक किताब इतनी ब्यूटीफुल भी हो सकती है, इतनी ब्यूटीफुली लिखी जा सकती है? मैं तो इस वक्त एक ही किताब कोट करना चाहूँगा, वो है संस्कृत के 4 अध्याय। कोट किया था पहले मैंने आपको। जी जी। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की अच्छी किताब है, और मेरा मानना है कि सबको पढ़ना चाहिए इसको। इस किताब से इंस्पिरेशन भी काफ़ी मिली जी। आपको? नहीं। सर, हम आते हैं लिटरेचर से पुलिस सर्विस की तरफ जी। फिर से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो जी, मैं आपसे करना चाहती हूँ। इससे रिलेटेड मेरा ये सवाल है कि हम जब भी मान लीजिए कोई जनता है वो अपनी कंप्लेन कराने जाती है, पुलिस स्टेशन में जा रही है, तो बहुत सारे सवाल जो है पुलिस द्वारा उनसे किए जाते हैं कि आपको एफआईआर करवानी है या एनसीआर करवाना है, या ज़ीरो, बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जो यूज़ किए जाते हैं जो आम जनता को पता भी नहीं होता है। जी। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ इसको सिंप्लीफाई करके कि जो एफआईआर है और जो एनसीआर है, इसमें डिफरेंस क्या होता है और ज़ीरो एफआईआर क्या होता है? भारत में एक सिद्धांत अपनाया है, पुलिस में एक चीज़ अपनाई गई है, एनसीआर और सीआर। सीआर में तो कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो होते हैं, संज्ञेय अपराध, उसमें पुलिस अपनी ओर से कार्रवाई कर सकती है, और जो असंज्ञेय अपराध होते हैं उसके लिए उनको मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी होती है। और जो आप जीरो एफआईआर की बात कर रहे हैं, जीरो एफआईआर होती है जैसे कि एफआईआर किसी थाने में लिखी जाती है, किसी भी एक पर्टिकुलर थाने में, जिस क्षेत्र में जो घटना होती है, तो उसी थाने में जो एफआईआर लिखी जाएगी तो उसका कोई क्राइम नंबर पड़ेगा, जो भी उस टाइम जो सीक्वेंस में चल रहा होगा वो नंबर पड़ जाएगा उसके ऊपर। जैसे मान लीजिए किसी जगह वो 12वां क्राइम है, तो 12 बटे करके ये डाल देंगे। कोई सिस्टम मेरे टाइम में चलता था, अब शायद कुछ बदल गया हो, आई डोंट नो, लेकिन लगभग यही होगा। और मान लीजिए कि शाहजहानपुर की कोई घटना है और उसको हम नोएडा में लिखाने गए हैं, तो वो यहाँ भी पुलिस लिख सकती है, और लिखने के बाद खुद 0 नंबर पर लिखेगी, 0 नंबर पर लिख के फिर वहाँ भेज देगी। तो वहाँ पे एफआईआर का नंबर होगा, बट यहाँ पे वो 0 एफआईआर हाँ, 0 एफआईआर होगी, लेकिन वहाँ पर जब पहुँचेगी तो वो जो सीक्वेंस चल रही होगी उसका नंबर वहाँ डाला जाएगा। जी। तो जैसे मान लीजिए कि मैं कंप्लेन करवाने गई हूँ किसी भी पुलिस चौकी में, ये तो आपने मुझे बता दिया कि मान लीजिए किसी और शहर की कंप्लेन है और वो यहाँ करा रही हूँ, तो वो 0 एफआईआर होगी। लेकिन मैं मान लीजिए वहाँ गई हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा जो मेरी कंप्लेन है वो सीआर में आएगी या एनसीआर में आएगी? ये किस तरह से आम जनता को कैसे पता चल पाएगा? वो उसमें आम जनता या के पास कोई इसको वो नहीं होता है कोई पैमाना देखने का। वो क्राइम जिस तरह का होता है उस पर डिपेंड करता है। वो क्राइम को बांटा गया ना जी। कुछ अपराध संज्ञेय हैं, कॉग्निजेबल हैं, तो वो उसमें किसी का विकल्प नहीं है। वो अपराध उस श्रेणी का होगा तो उसमें लिखा जाएगा, और जो नॉन कॉग्निजेबल वाला वो नॉन एनसीआर में लिखा जाएगा। सर, पुलिस सर्विसेज में, पुलिस सिस्टम में मैं पूछना चाहूँगी आपसे, ऐसा कोई बदलाव जो आप चाहते हैं कि जो अब होना बहुत ही आवश्यक हो गया है? जी,
पुलिस जनता के लिए है, जनता को सुरक्षा मिले, जनता को अपराधों से मुक्ति मिले, क्षेत्र में ऑर्डर मेंटेन रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, ये जिम्मेदारी पुलिस की है। तो पुलिस ये अपने काम पूरी तरह करती रहे, इसको इंश्योर कराया जाए। मेरा कहना सिर्फ ये है कि जो उच्च अधिकारी हैं वो देखें कि उनके सबऑर्डिनेट्स अपना काम करते हैं प्रॉपरली, तो इतना ही कर दिया जाए तो बहुत कुछ हो जाएगा। और उनका बिहेवियर पब्लिक के साथ में फ्रेंडली हो, अच्छी बात है, लेकिन अनफ्रेंडली कम से कम ना हो। तो ये इतना ही हो जाए तो इतना काफ़ी है जी। और मेरा मानना है, मैं थोड़ा जोड़ना चाहूँगा कि ऐसा अगर कोई एक चार्टर भी बन जाए कि कोई भी एक पर्टिकुलर काम कोई करने में कितना समय किस डेस्क पे लगेगा। मान लीजिए आपका पासपोर्ट का काम है, अब उसको तय कर दिया जाए कि ये इस डेस्क पे इतने दिन लगना है। और मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी एक डेस्क पे 3 दिन से ज़्यादा समय लगना चाहिए। तो अगर टाइम बाउंड सब चीज़ें हों और सीनियर ऑफिसर देखें कि टाइम बाउंड क्यों नहीं हो पा रहा है, और उसमें पुलिस की अप्रोच ये रहे कि वो काम करने में हेल्प करे, उसमें बाधा डालने में ना लगे। उसमें अगर कोई कमी हो रही तो सजेस्ट करें कि इसको कैसे ठीक करेंगे। तो अगर इतना कर दिया जाए तो पुलिस की इमेज भी सुधरेगी, और पुलिस की इमेज सुधरने से फिर पुलिस की एफिशिएंसी बढ़ेगी, और जनता का जब विश्वास बनेगा तभी इमेज सुधरेगी। जी बिल्कुल। और आजकल हम देख रहे हैं जैसे एआई जो है इस तरह से बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी इस तरह से बढ़ रही है, तो टेक फ्रेंडली भी ऑफिसर्स होने बहुत ज़रूरी हो गए कि उनको भी समझ हो, क्योंकि आजकल क्राइम का वेरिएशन इतना बढ़ गया है कि वो भी समझना बहुत ज़रूरी हो। बिल्कुल ठीक बात है। एआई और कंप्यूटर ये सब चीज़ें हमारे हेल्प के लिए हैं, ये टूल्स हैं, ये पर्सन नहीं। तो लेकिन जो ऑफिसर है जो उसको डील कर रहा है, तो उसको अपने को अपनी नॉलेज को अपडेट करना होगा। अगर वो अपडेट नहीं करेगा तो पिछड़ जाएगा, और क्रिमिनल्स उनको जो है आउटस्मार्ट कर देंगे, और क्रिमिनल्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगा वो। तो टेक सेवी होना बहुत ज़रूरी है, और जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं डिफरेंट फील्ड्स में, उनसे अवेयर होना, और उन पे अगर मास्टरी हो पाए तो ठीक है, नहीं तो कम से कम अवेयरनेस तो ज़रूरी है एटलीस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा सर कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, हम देखते हैं कि वो तैयारी करते रहते हैं और जब वो फेल हो जाते हैं तो हतोत्साहित हो जाते हैं, और फिर बहुत हम खबरें सुनते हैं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, किसी ने आत्महत्या कर ली, चाहे वो दिल्ली की खबर हो, चाहे वो कोटा से हो। तो जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, उन्हें, उन एस्पिरेंट्स को जिन्हें ये लगता है कि अब उनकी ज़िंदगी इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, उन एस्पिरेंट्स को एक सुझाव देना होगा। अगर जो अपनी ज़िंदगी को ही ज़्यादा मान लेते हैं कि एग्ज़ाम, अब अपनी ज़िंदगी छोटी मान लेते हैं कि एग्ज़ाम के सामने, एग्ज़ाम को ही अपनी ज़िंदगी बना लेते हैं, तो वो एक सुझाव क्या होगा, वो सर कैमरे में देखिए। जी। इनफैक्ट मेरा अपना मानना है कि हर पर्सन में डिविनिटी छिपी होती है, उसको डिविनिटी को समझना होता है और उसको मैनिफेस्ट करना होता है। ये सबके लिए पॉसिबल है, और केवल एक एग्ज़ाम ही आपकी लाइफ नहीं है। तो एग्ज़ाम लाइफ का एक पड़ाव है, एक एस्पेक्ट है, और उसके अलावा और कई बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हैं। और मैंने आपको जैसे कि बताया है कि आप निराश ना हो, आप तय कर लें करना क्या है, और उसको सिंसियरली उसको मन से करें तो सफलता मिलने के चांसेस काफ़ी अच्छे होते हैं। और अगर एक चीज़ सफलता नहीं भी मिलती है तो दूसरे कई ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं कि जीरो ऑप्शन की स्थिति हो। और लोग अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड में सफल हुए हैं, और यूपीएससी करके भी कुछ लोग सफल हुए हैं और कुछ नहीं भी हो पाए सफल, और जो और क्षेत्रों में है उन्होंने बहुत अच्छा करके दिखाया है। ये सबके संज्ञान में है। तो हमको ये बात ध्यान रखें कि हम अपना ध्यान फोकस्ड हों, मन से काम करें, और सफलता अगर नहीं भी मिले तो दूसरे ऑप्शंस के लिए हमारे पास काफ़ी मौके होते हैं, और हम वहाँ अच्छा कर सकते हैं। परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, प्रयास हमारे हाथ में है। और परिणाम भी मेरा मानना है कि अगर आप प्रयास करेंगे तो परिणाम मिलता ही मिलता है। अगर 100% नहीं मिला तो 100 के आसपास पहुँचते हैं, फिर कोई दूसरी चीज़ अच्छी मिल जाती है। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना समय जो है वो हमें दिया, हमें
पुलिस सिस्टम से लेकर ब्यूरोक्रेसी, एस्पिरेंट्स, लिटरेचर, इन सब के बारे में हमसे बात की। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो एस्पिरेंट ये वीडियो देख रहे होंगे उन्हें ये पता चलेगा कि उन्हें तैयारी करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इंटरव्यू में स्पेशली अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, और वो एस्पिरेंट्स जो लगातार फेलियर को फेस कर रहे हैं उन्हें लाइफ में किस तरह की अप्रोच रखनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच सर।